गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। यू लर्न क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, एकदम बिल्कुल ये जो मेरा सीरीज है एकदम बिल्कुल कंटिन्यूअस है और इसी के साथ मैं आपके साथ जो है एक नए चैप्टर का आगाज करने वाला हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जीवों में विविधता। ये क्लास 9th का है। एनसीईआरटी में भी है, एससीईआरटी में भी है। चाहे आप कहीं का भी एससीईआरटी लें उसमें भी मिलेगा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऑर्गेनिज्म जितने भी जीव हैं इस संसार में, उसमें विविधता पाई जाती है। तो क्यों पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, कितने टाइप्स के होते हैं, विविधता पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके बारे में अपने लोग एकदम बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। क्योंकि डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। आप देख रहे हैं कि जितने भी जीव हैं उसमें अलग अलग तरह की विविधताएं पाई जाती है। और विविधता जो है, भारत भी आप देख लीजिए कि भारत भी विविधताओं का देश है। यहाँ पे अलग अलग लोग, धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के मानने वाले लोग रहते हैं। तो विविधता जो है अपने देश को जिस तरह से खूबसूरत बनाने का काम करती है, ठीक उसी तरह से विविधता जो है इस संसार को, इस पृथ्वी को मतलब एक नया रूप प्रदान करती है। तो आज विविधता के ही बारे में पढ़ेंगे कि वैरायटी जो है, टाइप्स ऑफ वैरायटी। अपने लोग ही किसी दुकान पे जाते हैं तो अपने लोग कहते हैं नहीं दूसरा वैरायटी दिखाइए, तीसरा वैरायटी दिखाइए। आप देख रहे हैं कि अगर आप सब्जी उब्जी की भी बात करते हैं तो उसमें भी एक ही सब्जी में अलग अलग तरीके की विविधताएं आपको देखने को मिलती है। जैसे आप अगर बात करें तो बंद गोभी का जो कलर है एक्चुअल में जो वो ग्रीन कलर का है, उसके बाद आप देख लीजिए अलग अलग उसमें कलर आ गए हैं। तो इसी तरह की विविधता को आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं। अब चलिए बिना किसी देरी के अपने लोग क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कंटेंट है, आपको मालूम है कि मैं ये कंटेंट को लाने का एक मकसद यही होता है कि इससे आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। हालांकि मैं हिंदी भी पढ़ा सकता हूं और हिंदी में ही बोल रहा हूं, लेकिन होगा क्या, ये जो चीजें सामने है उससे आपका जो है क्रिस्टल क्लियर होगा, समझने में बेहतर होगा। और साइंस जो है आप अगर अंग्रेजी में पढ़ें तो ही बेहतर होगा, नहीं तो एक न एक दिन तो आना ही पड़ेगा अंग्रेजी में। चलिए एक चीज देखते हैं कि देयर आर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ अलग अलग बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। पेड़ पौधे हो गए और जीव जंतु हो गए, जानवर हो गए हमारे चारों ओर। वी नाउ वेरी लिटिल अबाउट देम, हम लोग उसके बारे में कम ही जानते हैं। मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू अ वर्ल्ड नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमको नहीं देखते। किससे नहीं देखते? नेकेड आई से नहीं देखते। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ऑलरेडी स्टडीड, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन माइक्रोबियल वर्ल्ड। आप जो है माइक्रोब्स में जो चैप्टर होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में आप इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब भी होता है ऐसा छोटा जीव जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखाई दे, मतलब खुली आंखों से नहीं दिखाई दे। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़े। तो कहने का मतलब है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को स्लाइड को अपने लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वी हैव स्टडीड सो फार आल्सो इन लाख्स। कहने का मतलब है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी भी संख्या लाखों में है। और जो माउंटेन पीक में आपको मालूम है कि ये जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ कहाँ आपको एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो एग्जिस्ट कर सकते हैं आपको माउंटेन की पीक पे, पहाड़ों की चोटी पे, मरुभूमि में, उसके बाद प्लेटियस एरिया में, और उसके बाद डीप ओशन में भी पाए जा सकते हैं। और एक्सट्रीम कोल्ड में भी आपको पाए जा सकते हैं और कंडीशन में, और एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में भी आपको पाए जा सकते हैं। तो इस तरह की जो है ये आपको डाइवर्सिटी दिखाई जा रही है। आपको आप देखिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो माउंटेन की पीक पे भी रह सकते हैं, मरुभूमि में भी रह सकते हैं, प्लेटियस एरिया में भी रह सकते हैं, समुद्र की गहराई में भी रह सकते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड जहां बहुत ज्यादा ठंड हो वहां भी रह सकते हैं, और जहां बहुत ज्यादा गर्म हो वहां भी रह सकते हैं। सच डाइवर्सिटी इज द सिंबल ऑफ नेचर। यही डाइवर्सिटी तो मतलब प्रकृति का एक सिंबल है, प्रकृति का एक सिंबल है।
Studying about diversity as it would be a very chaotic and difficult task। कहने का मतलब है हालांकि कठिन तो है, डाइवर्सिटी को पढ़ना या डाइवर्सिटी को जानना एक डिफिकल्ट टास्क है अपने में, लेकिन कहने का मतलब है इसको एक आराम से पढ़ने के बाद आपको चीजें समझ में आने लगेगी और जो है जानने की भी कोशिश करना है। अब जैसे कि अपने लोग देख लिए हैं, अपने लोग क्या करते हैं, मेनली क्या होता है, अपने लोग अपने ऑर्गेनिजम्स को अगर हम देखें, ऑर्गेनिजम्स इन नेचर हैव ट्राइड टू मेक ग्रुप्स ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज फाउंड अमंग देम। उन अपने लोग चीजों को इसलिए बांटते हैं या चीजों को बांटते हैं, चीजों को इस तरह से बांटते हैं कि उसमें जो है सिमिलरिटीज क्या है, मतलब उसमें एक रूपता क्या है और उसमें समरूप क्या है, उसी के आधार पे अपने लोग बांटते हैं। जैसे कि अपने लोग किस आधार पे बांटते हैं कि नेम ऑफ प्लांट हो गया, लेंथ क्या है प्लांट क्या, उसकी चौड़ाई क्या है पत्ती की, उसका कलर क्या है पत्ते का, उसका शेप क्या है और उनकी साइज क्या है। उसके बाद जो पत्ते की जो चौड़ाई है वो कैसा है, उसके बाद वेनेशन को दिखाता है। जिस तरह से आप अगर बात की जाए तो ये जो है वेनेशन को दिखाने का काम करता है। ये वेनेशन बहुत जगह आपको ऐसा वेनेशन इसी को कहते हैं, ये दिखाने का काम नहीं करता है। मतलब बहुत पेड़ में जैसे आप केले के पत्ते को लीजिएगा, फिर आम के पत्ते को लीजिएगा, तो उसमें अलग अलग तरह का वेनेशन आपको दिखाई मिलेगा। मतलब इस तरह का जो है, इसी को अपना लोग वेनेशन नाम दे देते हैं। देखिए वेनेशन के आधार पे भी बांटा गया है, अपने लोग देखते हैं आगे में। ये देखिए जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मकई का है, जिसको ये जो है आपको मेज प्लांट है, मेज प्लांट है। और ये कोई दूसरा एक फ्लावर है, जैसे मस्टर्ड का लीजिए, सरसों का है, ये सरसों का, ये सरसों का है, मस्टर्ड का है। तो कहने का मतलब है आप इसकी पत्ती को देखिए और इसकी पत्ती को देखिए, इसमें कौन सा वेरिएशन दिखा रहा है और इसमें कौन सा वेरिएशन दिखा रहा है। इसमें बिल्कुल लंबा है, इस तरह को ही अपने लोग वेरिएशन का नाम देते हैं। उसके बाद जो है रूट के आधार पे भी अपने लोग इसको बांटने का प्रयास करते हैं। कलर हो गया, यहाँ पे आप देखिए कि फिर अगर हम जानवर में देखें तो जानवर में हम किस आधार पे बांटते हैं कि कीड़े मकोड़े का नाम क्या है, उसको कितना पैर की संख्या है, उसमें जो है डेना जो होता है, जो पंख होता है, इसी को अपने लोग पंख का नाम देते हैं कि पंख कितने हैं, या फिर इसी को डेना बोल देते हैं। और उसके बाद उस पक्षी का रंग क्या है और उसका आकार क्या है और उसके बॉडी पार्ट्स का सेगमेंटेशन क्या है और उसके बाद उसकी मतलब अलग अलग जो गुण है वो कैसा है। इसको अपने लोग इस आधार पे भी बांटने का प्रयास करते हैं। अब चलिए अपने लोग देखते हैं। कहने का मतलब है वेरिएशन जो होगा, दो जाति के बीच जो वेरिएशन होगा वो जो है बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर होता है, किससे, स्पीसीज से। मतलब कहने का मतलब है स्पीसीज जो है, अगर दो स्पीसीज की बात करें तो उसमें अलग अलग विविधताएं होगी। मान के चलिए मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, तो अपने लोगों के बीच में जो है भिन्नताएं कम होगी, लेकिन अपने लोग और गाय के बीच में जो भिन्नता होगी ना, या वो वेरिएशन जो होगी ना, वो बहुत ज्यादा होगी। अपने लोग और डॉगी के बीच में बहुत सारा भिन्नता होगा। और जैसे गाय के से कंपेयर करें तो उसमें रंग का भिन्नता हो सकता है, साइज का हो सकता है, शेप का हो सकता है। फिर अपने लोग और आपकी बात करते हैं तो अपने लोग और आप में क्या होगा, साइज का, रंग का, ये बोलने का लहजा, ये सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादा भिन्नताएं नहीं होगी। ये उसके बाद अगर अपने लोग बात करें वेरिएशन फॉर्म्स ऑफ बेसिक ऑफ सिलेक्शन, जो अपने लोग करते हैं कैरेक्टर्स का, वो अपने लोग क्या करते हैं, सर्टेन कैरेक्टर्स को करते हैं। और उसके बाद जो है
जैसे कि अपने लोगों कीड़ा या इंसेक्ट जो हो गया उसके बीच में अलग अलग सारी विविधताएं होगी। तो ये अपने लोग देखते हैं। क्लासिफिकेशन जो है, बायोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन नेचर विद रिस्पेक्ट टू देयर इवोल्यूशन। अब अपने लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं चीजों का, वो जो है सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं ऑर्गेनिज्म का, जो हमारे नेचर में जो है प्रेजेंट है। किस आधार पे? तो इवोल्यूशन के आधार पे अपने लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। अब चलिए इधर देखते हैं कि हम लोगों को क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। क्लासिफिकेशन मेक्स आवर स्टडी मोर फोकस्ड एंड हेल्प अस टू हैंडल ह्यूज पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है ह्यूज पॉपुलेशन है जो ऑर्गेनिज्म को, उसको संभालने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है। दूसरी बात हो गई कि हम लोग जानवरों की जो स्टडी होती है उसको मतलब ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी करने के लिए हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना है तो भी हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि ये जो है इट गिव्स बेटर नॉलेज, ये क्या करता है, हमको बेटर नॉलेज देता है। बेटर नॉलेज देने के बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग भी देगा, किसके बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में, स्टडी करने के बारे में। अगर हम जो है किसी भी चीज का स्टडी करेंगे तो बेटर नॉलेज देगा। दूसरी बात यह है कि अपने लोगों को क्या देगा, इट हेल्प्स टू मेक कंपैरिजन। ये क्या करेगा, कंपैरिजन जो होता है, कंपैरिजन करना है, जैसे दो चीजों के बीच में हम लोगों को कंपेयर करना है एक आसान तरीके से, तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, ये क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। अब इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, ये क्या करेगा, हमको इवोल्यूशन का आइडिया देगा, विचार देगा कि किस तरह से जो है चीजें अपने आप में डेवलप हुई है। तो इन्हीं के बारे में, आप तो इनको जानते ही होंगे, ये चार्ल्स डार्विन साहब है, इन्हीं के बारे में चलिए कुछ पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, अब इनके बारे में चलिए थोड़ा सा स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। क्या होता है, विकास, या फिर आप इसको उद्भव भी कह सकते हैं। विकास हो गया, इसका हिंदी हो गया वर्गीकरण। क्या हो गया, इसका हिंदी हो गया वर्गीकरण, इस पे भी चलेगा, वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो विकास और वर्गीकरण को अपने लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जो है अपने लोग कैटेगराइज करते हैं किस बेसिस पे, स्ट्रक्चर के आधार पे और फंक्शन के आधार पे, मतलब संरचना के आधार पे उसको बांटने का प्रयास करते हैं, और उसका जो है उसका कार्य क्या है, इस आधार पे अपने लोग उसको बांटने का प्रयास करते हैं। लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंजिंग चेंज इन द बॉडी डिजाइन देन अदर, कहने का मतलब उसके बॉडी के बनावट के बारे में भी अपने लोग उस आधार पे अपने लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। देयर इज अ रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल, सो वंस अ सर्टेन बॉडी डिजाइन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस it will shape the effect of all others subsequent design change simply because it already exists। कहने का मतलब है कि इंसान जो है, जब हम किसी एक चीजों को डिजाइन किए या फिर एग्जिस्टेंस में, वजूद में आया, तो उनके साइज भी इफेक्ट होते हैं और उसके डिजाइन भी चेंज होते रहते हैं। जो है, जो एग्जिस्टेंस मतलब जो चीजों का उद्भव हो रहा है, तो उसमें बदलाव आता ही जा रहा है, मतलब दिन प्रतिदिन बदलाव आता ही जा रहा है। अब चलिए इसको समझते हैं। इन अदर वर्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक जो है, गुण जो है किसी भी चीज का जब वो आता है, क्या वो पहले से जो है ना थोड़ा बहुत मैच करता रहता है। दिस मीन्स दैट द क्लासिफिकेशंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स आर क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन। ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, उनके उद्भव, उद्भव हो गया या फिर विकास हो गया, इसी पे आधारित है। ये क्लासिफिकेशन किस पे आधारित है, विकास पे आधारित है। और अपने लोग विकास का जो सिद्धांत है वो डार्विन साहब ने दिया था, डार्विन साहब ने दिया था। तो चलिए अभी इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, डार्विन साहब के बारे में। यहाँ पे डार्विन साहब के बारे में थोड़ा सा चलिए पढ़ते हैं।
देखिए कहने का मतलब है मोस्ट लाइफ फॉर्म्स दैट वी सी टुडे, जैसे अपने लोग बहुत सारी जिंदगी को देखते हैं उसमें बहुत सारी विविधता हुई है और वो अपने जाके एक्यूमुलेट किए हैं बहुत वर्षों के बाद। कहने का मतलब है जो चीजों को आज अपने लोग जिस हालत में देख रहे हैं वो पहले नहीं था, वो अपने आप को एक्यूमुलेट किया है तब जाके इस जो है मतलब किस आधार पे, सर्वाइविंग के आधार पे। कहने का मतलब है इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज देंगे। चार्ल्स डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने क्या लिखा, एक बुक लिखा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन 1859। चार्ल्स डार्विन जो है सबसे पहले जो है एक किताब लिखा था किस पे मतलब जो है ऑर्गेनिज्म पे आधारित था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब कि जीवन जो या फिर जाति की शुरुआत कैसे हुई। व्हेन वी दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक लिखे थे ये चार्ल्स डार्विन साहब 1859 में लिखे थे। व्हेन वी कनेक्ट द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन टू क्लासिफिकेशन वी फाइंड इन सम ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म द बॉडी डिजाइन हैव नॉट चेंज्ड। कहने का मतलब है बॉडी डिजाइन जो होता है ये बहुत दिनों के बाद ही चेंज होता है। while several organisms have acquired body designs रिलेटिवली रिसेंटली। कहने का मतलब आज जो चीजों को देख रहे हैं वो आज ही कल जो है या फिर वर्षों तो लग ही जाते हैं। कहने का मतलब है उसमें विविधता कम होता है या फिर वो क्या करते हैं अपने बॉडी डिजाइन को वो कम ही चेंज करते हैं, बहुत वर्षों के बाद ऐसा होता है। क्लासिफिकेशन का जो है इतिहास अपने लोग पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, चार्ल्स डार्विन साहब के बारे में पढ़ें, इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे अपने लोग। हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया की बात करते हैं क्योंकि हम लोग भारतवासी हैं। इन इंडिया क्लासिफिकेशन हैड बीन द बेसिक ऑफ स्टडीज इन मेडिसिन। कहने का मतलब है जब हम लोग जो है चीजों को जब वर्गीकृत किए थे तो औषधीय गुण के आधार पे किए थे। सबसे पहले जो है चरक साहब आए थे और सुश्रुत आए थे। ये जो है प्लांट्स को जो है मेडिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे या मतलब उसके औषधीय गुण के आधार पे इसको बांटने का प्रयास किया था। उसके बाद कौन आए थे, पराशर जब आए थे, इनकी एक किताब है वृक्ष युर्वेदा। पराशर के बुक का नाम क्या है, वृक्ष युर्वेदा। सबसे पहले चरक आए, उसके बाद सुश्रुत आए। इन्होंने मेडिकल इंपोर्टेंस के आधार पे जो है प्लांट्स का वर्गीकरण किया था। उसके बाद पराशर आए तो उनकी एक पुस्तक है वृक्ष युर्वेदा, दी साइंस ऑफ लाइफ ऑफ ट्रीज। कहने का मतलब है कि हम लोग पेड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में ये किताब दिखा रहा है। ये है क्या, डॉक्यूमेंट द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ सेवरल लैंड प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट टाइम। कहने का मतलब है जितने भी जमीन पे पौधे थे उसके बारे में ये डीप में स्टडी किया गया था। दूसरी बात है कि दिस क्लासिफिकेशंस मेनली डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, मतलब फूलों का जो आकृति जो है तो फूलों के बारे में इस पुस्तक के बारे में वृक्ष आयुर्वेदा में जो है जो मेनली चीजों को जो बांटा गया था, चीजों को नहीं प्लांट को जो बांटा गया था वो फ्लावर के आधार पे बांटा गया था कि वो फ्लावर किस तरह का होता है। तो ये आप देख लीजिए कि इंडिया में ऐसी ऐसी बातें हुई थी। अब जो है कहने का मतलब है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में अपने लोग पढ़ते हैं। ये बिल्कुल अपने लोग इसको पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशंस डन बाय बायोलॉजिस्ट टिल डेथ। चलिए अब पढ़ते हैं ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो अपने लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है जो इस आधार पे अपने लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कैरोलस लिनियस साहब आए थे। कौन आए थे, कैरोलस लिनियस साहब। कैरोलस लिनियस साहब 1735 में जो है चीजों को दिए थे। ये 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे। कैरोलस लिनियस साहब जो है 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे कौन, कैरोलस लिनियस साहब। कौन दिए थे, कौन कौन दिए थे, एक जो है वेजिटेबिलिया दिए थे, वेजिटेबिलिया, और दूसरा एनिमिलिया। कहने का मतलब है ये चीजों को 2 वर्गों में डिवाइड किया था। दूसरी बात अपने लोग जब कह लेते हेकेल के बारे में, हेकेल जो है हेकेल साहब आए। उसके बाद कैरोलस लिनियस सबसे पहले 1735 में 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए, कैरोलस लिनियस साहब। उसके बाद हेकेल आए कब, 1866 ईस्वी में। इन्होंने 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए। 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या दिए, सबसे पहले क्या हो गया प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटी और तीसरा क्या हो गया एनिमिलिया। 3 चीजों के बारे में ये हेकेल
166 में ये टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए। उसके बाद कौन आए? चेटोन आए। चेटोन आए 1925 ईस्वी में। चेटोन जो है टू एम्पायर्स की बात किया। सबसे पहले किस की बात किया? प्रोकैरियोटा की बात किया, दूसरे यूकैरियोटा की बात किया। ये चेटोन 1925 में आया। सबसे पहले कैरोलस लिनियस आए जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए। उसके बाद हैकेल आए 1866 में, ये थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए, प्रोटिस्टा, प्लेंटी और एनिमिलिया। उसके बाद चेटोन आए, कब आए? 1925 ईस्वी में। इन्होंने टू एम्पायर्स को दिया, एक प्रोकैरियोटा को दिया, एक यूकैरियोटा का दिया। उसके बाद कोपलैंड साहब आए। कौन आए? उसके बाद कोपलैंड साहब आए। कोपलैंड साहब जो आए कब दिए? ये 1938 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या दिया? मोनेरा के बारे में इन्होंने बात किया, प्रोटो टिस्टा के बारे में बात किया, उसके बाद प्लेंटी के बारे में बात किया, उसके बाद एनिमिलिया के बारे में बात किया। ये जो है कोपलैंड साहब 1938 में आए, चेटन 1925 में आए, हैकेल 1866 में, और उसके बाद कैरोलस लिनियस साहब 1735 में। इन्होंने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए, वेजिटेबलिया के बारे में बताया और उसके बाद एनिमिलिया के बारे में बताया। उसके बाद हैकेल 1866 में थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा के बारे में बताया, प्लांटी और एनिमिलिया। उसके बाद चेटून साहब ये तो बताए प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा। कोपलैंड साहब 1938 में फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए, मोनेरा के बारे में बात किया, प्रोटोटिस्टा के बारे में बात किया, उसके बाद प्लेंटी और एनिमिलिया के बारे में। अब उसके बाद ये जो है सबसे प्रसिद्ध है, ये फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको जो है विटेकर साहब, किसने दिया था इसको? विटेकर साहब ने दिया था इनको। विटेकर साहब, आर.एच. विटेकर साहब, इसको 1969 ईस्वी में दिया था। ये फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात किए थे। फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में मोनेरा को तो रखे ही, प्रोटिस्टा को भी रखे, प्लांटी को भी रखे, उसके बाद फंजाई के बारे में रखे, उसके बाद एनिमिलिया को रखे। इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे सबके बारे में। मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, प्लांटी क्या होता है, फंजा और एनिमिलिया क्या होता है। पहले ये देखना है कि हम चीज यहां तक कैसे पहुंचे। अभी जो है अपने लोग के बेसिकली किताब में जो है आर.एच. विटेकर के बारे में दिया गया है, जो फाइव किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। उसके बाद कार्ल लुईस आए। कौन है? इसको कार्ल लुईस के नाम से भी जानते हैं, इसमें लुईस दिया गया है। कार्ल लुईस ये 1990 में आए, मतलब कि 1990 ईस्वी में आए। इन्होंने थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की है। कितने क्लासिफिकेशन की बात की है? थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की है, जिसमें उन्होंने बात किया बैक्टीरिया के बारे में, आर्किया के बारे में और यूकैरिया के बारे में। इन्होंने क्या किया? थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें बैक्टीरिया की बात किया इसने, आर्किया की और यूकैरिया की। ये कब आए थे? 1990 ईस्वी में। विटेकर साहब 1969 ईस्वी में, कोपलैंड साहब 1938 ईस्वी में, चेटन 1925, हैकेल 1866 और कैरोलस लिनियस साहब जो है सबसे पहले आए थे। इससे भी पहले आए थे एरिस्टोटल साहब, उनके बारे में बात करेंगे। वो जो है दो वर्गों में विभाजित किया था, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद कैवलियर और स्मिथ आए थे। कैवलियर स्मिथ आए थे, ये 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में आए थे, तो उन्होंने सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात किए थे, सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की। अब सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, ये एकदम बिल्कुल लेटेस्ट है। बैक्टीरिया को तो रखा ही, प्रोटोजोआ को भी रखा, उसके बाद क्रोमिस्टा को इन्होंने जोड़ा, क्रोमिस्टा को जोड़ा, प्लेंटी, फंजा और एनिमिलिया। इन्होंने बेसिकली क्या किया? क्रोमिस्टा को जोड़ा, क्रोमिस्टा को जोड़ा। आप यहां पे देख लिए हैं अपने लोग जो है, विटेकर साहब जो है फाइव किंगडम, मोनेरा को रखा तो उसने बैक्टीरिया को रखा, प्रोटिस्टा को, प्रोटोजोआ को वो भी रखा, प्लेंटी को वो भी रखा, फंजाई को, एनिमिलिया को। तो ये क्या किया? क्रोमिस्टा को जोड़ दिया। इनके बारे में भी बात करेंगे। अब चलिए थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देता हूं, एक बार जो है एकदम बिल्कुल रिकैप कर देता हूं। चलिए बात करेंगे अपने लोग, इसको एक बार रिकैप कर देता हूं। रिकैप करने से क्या होगा, चीजें बिल्कुल याद हो जाएगी। उसके बाद अपने लोग
अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। सबसे पहली बात अगर करते हैं तो ये जो क्लासिफिकेशंस के बारे में बात कर किए, तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस साहब आए थे 1735 ईस्वी में। उन्होंने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात किए थे। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने के बाद इन्होंने वेजिटेबलिया के बारे में बताया था और एनिमलिया के बारे में बताया था, जैसा कि अपने लोग और बात करते हैं। उसके बाद हैकल आए थे 1866 ईस्वी में। इन्होंने थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात किए थे। एक प्रोटिस्टा के बारे में बताए थे, एक प्लेंटी और तीसरा एनिमिलिया के बारे में बात किए थे। उसके बाद चेटोन आए थे 1925 ईस्वी में। कब आए थे? चेटोन आए थे 1925 ईस्वी में। इन्होंने टू एम्पायर्स की बात किए थे, एक प्रोकैरियोटा दूसरा यूकैरियोटा के बारे में। उसके बाद अपने लोग कोपलैंड के बारे में पढ़े थे कि 1938 ईस्वी में आए। इन्होंने फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात किए थे। मोनेरा हो गया, प्रोटोक्टिस्टा हो गया, उसके बाद प्लेंटी हो गया, उसके बाद एनिमिलिया हो गया। एनिमिलिया के बारे में इन्होंने बात किया था। इन्होंने फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन देने वाले हैं? कोपलैंड साहब। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ये जो आपको दिए हैं हैकल साहब और कैरोलस लिनियस, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद बात करते हैं आर.एच. विटेकर साहब की। ये 1969 ईस्वी में फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात किए थे, जिसमें मोनेरा को इन्होंने रखा था, प्रोटिस्टा को, प्लेंटी को और उसके बाद फंजाई और एनिमिलिया को रखा था। इन्होंने फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहा था और इसी के बारे में मेनली पढ़ना ही है। दूसरी बात है कार्ल लुईस आए थे। कार्ल लुईस आए थे 1990 ईस्वी में। इन्होंने थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात किए थे। थ्री किंगडम के बारे में हैकल साहब भी बात किए थे। हैकल साहब 1866 ईस्वी में बात किए थे और कार्ल लुईस साहब 1990 ईस्वी में बात किए थे। ये इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में बात किया था, आर्किया और यूकैरियोटा के बारे में बात किया था। उसके बाद केवलियर और स्मिथ साहब आए थे 1998 ईस्वी में और इन्होंने सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात किए थे। एक हो गया बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये जो है मेनली इनको रखे थे, क्रोमिस्टा को। उसके बाद प्लेंटी हो गया, फंजाई और एनिमिलिया को इन्होंने रखा था। माय डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि ये चीजें आपको बहुत किताबों में नहीं दी गई है, बहुत जगह किताबों में नहीं दी गई है, लेकिन आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल जिस तरह से हमको प्रमोट कर रहे हैं उसी तरह से आप आगे भी करेंगे। तो आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है, क्लास समाप्त की जाती है। तो मिलते हैं आपसे फिर कल। अगर जिंदगी ने वफा की तो फिर कल आपकी क्लास होगी। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।